अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिफेंस मैटर्स विद जनरल अमजद शोएब के साथ मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और इस जंग के अंदर जो नुकसान की इतलात आ रही हैं वो दोनों तरफ से आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है, एक तासर ये पाया जा रहा है कि यूक्रेन को भरपूर तरीके से साथ निभाने का वादा किया गया था और उनको यकीन दिलाया गया था कि अमरीका, मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक और जो नेटो है वो यूक्रेन का भरपूर साथ देगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शायद ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को उस तरह से साथ नहीं मिला, इन ममालिक ने उस तरीके से साथ नहीं दिया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो इस सूरत के पेश नज़र ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, इसका मुमकिन मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या ये जंग मुस्तकबिल करीब में ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई मुस्तकिल हल निकलेगा, या फिर ये जो जंग है ये एक तवील अरसे तक जारी रह सकती है? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है, वहाँ पर भी रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है इसके हवाले से बातचीत हुई है ताकि इसका कोई मुमकिन हल निकाला जा सके। लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया और बज़ाहिर साफ तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो यूक्रेन और रूस के हवाले से गैर जानबदारी की है। तो क्या ये जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, इस हवाले से अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यही है कि वो इस हवाले से ख़ुद को गैर जानबदार रखेगा, तो क्या ये एक बेहतरीन पेशरफ्त है, एक बेहतर पॉलिसी है, या फिर इसके कुछ मनफी असरात सामने आ सकते हैं? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया और कहा गया कि ये जो पाकिस्तान है शायद उसका कोई ब्लॉक चेंज हो रहा है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर इसको एक बड़ी शिफ्ट के तौर पर देखा गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जानिब से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए आपने कुछ मौसर इंतज़ामात और इकदामात नहीं किए, इसलिए एनबीपी के ऊपर जो 55 मिलियन डॉलर्स थे, यूएस डॉलर्स, उसका जुर्माना भी आयद किया गया। तो क्या वाकई ये जो एक चीज़ सामने आई है, ये जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है, या फिर इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं? क्योंकि ये 2016 का केस है जिसको बुनियाद बनाकर अब अमेरिका और इस तरीके से जुर्माना आयद किया गया। तो इस चीज़ के पेश नज़र क्या मुस्तकबिल के अंदर अगर पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के हवाले से गैर जानबदार रहता है तो इसको कुछ नुकसानात का सामना करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो मुमकिन तौर पर वो नुकसानात किस तरह के हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम इश्यूज़ पर तफसील से बात करेंगे, मगर एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, डिफेंस मैटर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दफ़ाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जन साहब, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और हम देखते हैं कि जब नेटो ने रूस के खिलाफ जारहाना बयान दिए और रूस के ऊपर कुछ माशी पाबंदियों का भी ऐलान किया गया, तो उसके बाद सदर पोतन ने रूस की एटमी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ किस हद तक जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एटमी हथियारों का जब किया, रूस के सदर ने उनको तैयार रहने का हुक्म दिया, जी। तो उससे पहले उनका एक इंटरव्यू था, जी। जिसमें रूसी सदर ने ये कहा कि मुझे पता है कि एटमी हथियारों से दुनिया तबाह होगी और अगर एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो मैं करूं तो दूसरे भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दुनिया में रूस की इज्जत नहीं की जा रही, वक़्त नहीं उसकी वक़्त नहीं, रूस की इज्जत नहीं की जा रही, मुझे उस दुनिया के कायम रहने की कोई परवाह नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मग़रबी दुनिया रूस को उसका सही मकाम देने को तैयार नहीं तो जहन्नम में जाएँ, फिर न्यूक्लियर वेपन चलते हैं तो चलते रहें। तो ये वो उनका जवाब था। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने मुल्क के वक़ार वक़ार के के लिए। लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पे जो कैंपेन रूस ने चलाई, जी। शुरू में मेरा ख़्याल है कि एक असेसमेंट रूस की ग़ालिबन ये थी कि 1-2 दिन में ये उनके 1-2 बड़े शहरों पे कब्ज़ा कर कब्ज़ा कर लेंगे, लेंगे। जिसमें कि उनका कीव जो उनका कैपिटल सिटी है, वो भी शायद उनके पास आ जाए। हुँ। लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजतन ये जो सूरत-ए-हाल अब बनी हुई है, वो ख़ासी एक मैसिव किस्म का अब रूस ने हमला किया है, हुँ। और चूँकि अंदर रेज़िस्टेंस ख़ासा मौजूद है, हुँ। तो लगता ये है कि ये जंग थोड़े तूल पकड़ेगी, लंबी होगी।
और रूस उस वक्त तक, जब तक कि उसके मकासद हल नहीं हो जाते, वो जंग बंद नहीं करेगा। सही। साइमल्टेनियसली उसने मुज़ाकरात भी खोले हुए हैं। एक दौर मुज़ाकरात का हुआ जिसमें कई चीजों पे तो इत्तफाक राय नहीं था, कुछ चंद एक चीजें थी जिनके बारे में कुछ इत्तफाक राय पैदा हो सकता था। लिहाजा पहले दौर में ये तय हुआ कि जी ये जो बातचीत हुई है ये हम पहले अपने लीडर्स को बताते हैं जाके, और लीडर से अप्रूवल लेके फिर दूसरे दौर के लिए आ जाएंगे, ताकि कुछ चीजों पे इत्तफाक राय हो जाए, कुछ आगे तो बातचीत चलती रहे। सही। तो उधर भी रूस जो है वो मुतालबा करेगा यूक्रेन से कि बाकी सारी चीजें हम आपके लिए करने को तैयार हैं, लेकिन ये हम कबूल नहीं करेंगे कि आप नेटो का हिस्सा बन जाए। सही। तो वो ये मुतालबा करेगा कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, और हकीकतन यूक्रेन के न्यूट्रल रहने से ही उसका भी भला था। वो दोनों तरफ से फायदा उठा सकते थे, यूरोप से भी और इनसे भी, सही। मॉस्को से भी। लेकिन ये हुआ नहीं। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो यूक्रेन मुज़ाकरात में मान जाता है, न्यूट्रल हो जाता है मुज़ाकरात में, जी। तो शायद जंग बंद हो जाए। अगर न्यूट्रल नहीं होता तो फिर जंग जारी रहेगी। इसी तरह से तूल पकड़ेगी। सही। जैन साहब, हम देखते हैं कि जो यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हैं उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब से ये जंग शुरू हुई है रूस के 4,300 फौजी हलाक हो चुके हैं, और इस लड़ाई में रूसी फौज के तकरीबन 146 टैंक, 27 तैयारे और 26 हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो चुके हैं। तो इसकी बुनियाद पर तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस को रद्द-ए-अमल दिया है, शायद रूस भी इस चीज़ की जो है वो तवक्को नहीं कर रहा था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनको इतना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ये तो ठीक है कि तभी डिले हुई है, वरना तो वो शायद एक दो दिन में कब्जा कर लेते। वो जो यूक्रेन ने दिफा किया है, लाजमन उसकी वजह से वो कब्जा नहीं कर सके। लेकिन इस लड़ाई में बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन है। यूक्रेन और मगरबी दुनिया जो मिलकर फैला रहे हैं सही। उसमें बहुत सारा झूठ है। नुकसान हुआ होगा रूसियों का, तभी उनकी वो मूवमेंट जो है वो रुकी। लेकिन ये कहना कि 4,000 मार दिए वो, तो ये झूठ है। तो सही। मेरा ख्याल है कि ये एक साइकोलॉजिकल कैंपेन चलाई हुई है कि नफ्सियाती दबाव रखने के लिए या दुनिया को ये इंप्रेशन देने के लिए। वेयरएज इसमें अभी जो तहकीकात की हैं, लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई हैं, उसमें उन्होंने अक्सर दावे जो है उनको गलत साबित किया कि ये झूठ की बुनियाद पे थे। सही। और इसमें जो तस्वीरें या छोटी छोटी वीडियो दिखाई गई हैं वो किसी और जगह की हैं, पुरानी हैं। सही। ये इशू है कि सही पिक्चर्स ऑफिसर हमारे पास नहीं है। मीडिया सारा, आपको पता है कि मगरबी दुनिया मीडिया कंट्रोल करती है, उनके पास मीडिया हाउसेस बड़े बड़े उनके साथ काम करते हैं। उसकी वजह से आप देखें तो झूठ इतना फैलाया और फैलाना आसान उनके लिए, क्योंकि वो जो एक कहानी झूठी चलाते हैं वो सारे मीडिया हाउसेस वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर सही। देते हैं। उस वजह से बहुत सही या सच्चाई वाली पिक्चर हमारे सामने नहीं आ रही। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इतना ज्यादा नुकसान हुआ होता रूस का तो वो फिर नजर आ जाता, पता लग जाता। सही। पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज होता, मुज़ाकरात की तरफ थोड़ा ज़्यादा उसका रुझान बढ़ जाता। अच्छा जन साहब, इसमें अमेरिका बज़ाहिर तो उसने ऐलान किया है कि वो कुछ मजीद जो दफाई साजो-सामान है वो भी रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन भेजेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज हुआ है, तो नेटो ममालिक की बात करें, मगरबी ममालिक की बात करें या अमेरिका की बात करें, इन्होंने भरपूर अंदाज से यूक्रेन की मदद की है, या यूक्रेन को वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी शायद वो तवक्को करता था। देखिए, एक चीज वादे है कि आम हालात में जहां भी कहीं जंग हुई, नेटो अगर उसमें शामिल था तो नेटो ने अपनी अफवाज वहां भेजी जी। और उनकी फौज जंग लड़ती रही। यूक्रेन ने नेटो का साथ दिया मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे इराक में जंग हुई जब, बिल्कुल। तो 7,000 फौजी, ये कहते हैं कि ये इन्होंने बताया भेजे जा रहा वहां है कि पे। 7,000 फौजी यूक्रेन ने भेजे। जी। इसका मतलब है कि वो अमेरिका की इराक में जो जंग अमेरिका ने लड़ी उसका हिस्सा बाकायदा बने, अपनी फौज भेज। अब ये ठीक है कि वो नेटो के मेंबर नहीं, लेकिन इसी मुनासबत से हो सकता है कि वो भी तवक्को करते हो कि जब हम जंग लड़ रहे हैं तो अमेरिका भी इसी तरह अपने ट्रुप भेजेगा या यूरोप भेजेगा। लेकिन वो उन्होंने वादे तौर पे कहा कि हमारे ट्रुप्स में वो इसमें शामिल नहीं हो। जी, यूक्रेन की सरजमीन पर जाकर नहीं लड़ेंगे। हाँ, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि वो
वॉलंटियर कह के लोगों को भेज रहे हैं, वॉलंटियर कहने के खाते में कि जी ये वॉलंटियर आ रहे हैं, खुद लोग आ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि अपने ट्रुप से कोई लोगों को भेजें जो वॉलंटियर के नाम पे यहाँ पे पहुंचेंगे। सही। तो उससे उससे कुछ मदद हो जाएगी इनकी, कि बाकायदा फौज तो नहीं आई लेकिन कुछ ट्रुप्स वॉलंटियर के रूप में शामिल होके तो यूक्रेन पहुंच गए इनकी मदद के लिए। तो आपने देखा कि यूक्रेन जो अकड़ा हुआ है वो ऐसे नहीं अकड़ा हुआ, किसी के बलबूते पे है। किसी ने तसल्ली वरना दी हुई है। एक बड़ी हाँ, वरना रूस एक बहुत बड़ी कुव्वत है उसके सामने, तो शायद वो अपना हथियार फेंक देते या ये कि जंग छोड़ देते और सुलह सफाई की तरफ जाते, वो नहीं हुआ। तो लगता यही है कि उनके पास ऐसी सपोर्ट मौजूद है हथियारों के अलावा सही। मगर दुनिया से, कि वो उनको तसल्ली है कि ये मुकाबला करना उनके लिए मुमकिन है, वो करें। बिल्कुल तो सही। इसमें आगे रूस का कितना नुकसान होता है ये भी देखने वाली बात है। अगर बहुत नुकसान हुआ तो हो सकता है कि रूस जो है वो फिर इस कैंपेन को वक्ती तौर पे रोक दे। सही। सही। जैन साहब, रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका या उसके इत्यादी ममालिक की बात करें तो उन्होंने रूस के ऊपर बड़ी सख्त जो मुआशी पाबंदियां थी उनको आयद किया। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सदर हैं पोतन, उनके पहले जो सबका द्वार थे उसमें भी इतनी सख्त पाबंदियां कभी नहीं लगी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से मगरबी ममालिक, अमरीका या नेटो ममालिक एक सख्त रद्दमल आया है और रूस के ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं, तो आप समझते हैं कि रूस वाकई आलमी सतह पर पहले की निस्बत काफी हद तक तनहा हो चुके हैं? रूस तनख्वाह हुआ है क्योंकि मगरबी ब्लॉक बहुत बड़ा है और तकरीबन 60 के करीब ममालिक हैं जो मिले हुए हैं, 60 या कुछ ज्यादा ही होंगे, सही। जो वो मजम्मत भी कर रहे हैं और इनकी जो पाबंदियां इन्होंने लगाई हैं, सैंक्शन, उस पर अमल भी कर रहे हैं। रूस का उन्होंने बैंकिंग सिस्टम एक लिहाज से तबाह कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग में अब वो नहीं है। इसी तरह उनका जो गैस वगैरह सप्लाई का सिस्टम था वो भी रुक गया, क्योंकि बैंकिंग अगर चलती है तो उसके जरिए आपको जो गैस सप्लाई है उसका जो पैसा आना वो उनके सिस्टम के जरिए आता है, सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो नुकसान तो उनका बहुत हुआ हो। सही। लेकिन कोई बात है कि अगर प्यूटिन अक्लमंद आदमी था या उसके लोग सोच विचार करते थे, फिर ये अटैक करने से पहले हो सकता है कि उन्होंने इन सारी चीजों का जायजा लिया हो और उनको एक अंदाजा हो कि ये जो अमेरिका बार बार कहता है कि हम बड़ी शदीद सैंक्शंस लगाएंगे तो ये क्या क्या कर सकते हैं और उसके नतायज क्या हो सकते हैं। सही। अगर इसके बगैर उन्होंने हमला कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ी हमाकत है। असूलन तो उनको सारा ये वर्कआउट करके तो फिर उनको देखना चाहिए था कि इन हालात में जब अमेरिका ये करेगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन, सही। ऑप्शंस को इस्तेमाल करके वो अपने आप को बचा सकते थे, अपनी इकोनॉमी को तबाही से बचा सकते थे। अगर वो उन्होंने ये काम किया हुआ है, होमवर्क किया हुआ है और तबाही से बचने का कोई रास्ता रखा हुआ है, सही। तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर वो अपना काम चला लेंगे। सही। होना यही चाहिए कि ये जो कुछ उन्होंने किया ये कैलकुलेटेड मूव होनी चाहिए कि आपने अटैक करने से पहले तमाम कवायद, तमाम मसाइल इनका जायजा ले लिया। सही। जैन साहब, अगर हम यूरोपीय ममालिक की बात करें तो वो देखते हैं कि जैसे ही इस जंग का आगाज़ हुआ और रूस ने हमला किया तो उसके बाद उन्होंने रूस के तैयारों के ऊपर पाबंदी आयद की कि वो उनकी फ़िज़ा को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने भी जो रूसी तैयारे थे उनकी फ़िज़ाई इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन साथ जो अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये बता दिया गया है कि वो यूक्रेन की सरजमीन पर जाकर जंग नहीं लड़ेगा। तो आप समझते हैं कि अमेरिका के इस रद्दअमल के बाद यूक्रेन, जो माजी में अमेरिका के ऊपर बार बार इन्हिसार करता हुआ नजर आता था, अब उसका इन्हिसार कम हो जाएगा और वो इससे कोई ना कोई सबक जरूर सीखेगा? ये अभी तो वो तकरीबन 100% मगरबी दुनिया की गोद में जा चुके हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त, सवाए इसके कि वो रूस के साथ बातचीत करके तो ये तय कर लें कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी अगर वो बताते हैं और वो होती है, फिर उनको मगरबी दुनिया की सपोर्ट उस तरह नहीं रहेगी। लेकिन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म करने में आसानी होगी, जंग रुक जाएगी, जंग रोकने में आसानी होगी। और अगर जंग जारी रहती है तो अगले 15-20 दिन, महीना जारी रहती है तो इतनी तबाही हो जाएगी यूक्रेन की कि फिर उस मुल्क को दोबारा पांव पे खड़ा करना वो भी मसला होगा। तो ये दोनों तरह से उनके लिए मसला आ सकता है। अगर वो आज मगरबी दुनिया का साथ दें
तो फिर देखना होगा कि रूस कब तक लड़ाई जारी रखता है, और अगर रूस कुछ अरसे बाद जंग बंद कर देता है, सीज फायर हो जाती है, तो फिर मगरबी मुल्क पैसा लाना शुरू कर देंगे इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उसमें कई साल लगेंगे ये जो तबाही हुई है। तो डिपेंड सारा ये करता है कि आगे यूक्रेन की जो लीडरशिप है वो क्या फैसला करती है अपने लिए। सही। असल चीज ये है कि उन्होंने खुद अपने हालात देखने हैं। गलती इसमें ये है कि आप हमेशा सारी जिंदगी मगरबी दुनिया पे एतमाद, भरोसा या उनके सहारे पे अपनी सिक्योरिटी नहीं रख सकते। बिल्कुल। रशिया आपके करीब है, कभी फिर भी बाद में आप पे हमला कर सकता है। हम्म, तो जरूरत इस बात की होगी कि आप किसी पे भरोसा करने की बजाय अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएं ताकि आपको बाहर से थ्रेट, खतरे खत्म हो जाएं, आप सही। तब आप सरवाइव करेंगे। सही। लेकिन वही बात है कि लीडरशिप जैसी होती है, फैसले तो उन्होंने करने हैं, और अगर लीडरशिप जो है वो आज अपने मुल्क को जंग में झोंक के रखना चाहती है, तो मगरबी दुनिया तो तमाशा देख रही है, वो देते जाएंगे इनको चीजें, पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे, वॉलंटियर भी देंगे, क्योंकि रूस के साथ दुश्मनी है। तो मुल्क ये तबाह होता रहेगा, तबाही जो है वो यहां जारी रहेगी। मैदान जंग तो यूक्रेन बना हुआ है ना, सही। तो ये जैन साहब, अमेरिका को दुनिया के वाहिद सुपर पावर समझा जाता है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन के साथ उन्होंने किया या उसका भरपूर साथ नहीं दिया, उसके बाद कुछ एक तासर ये भी खुलकर सामने आया कि अब अमेरिका जो है वो सुपर पावर नहीं रहा और उसकी साख को भी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा है। और ये बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद अमेरिका भी किसी न किसी हद तक जो है वो रूस से खौफजदा है, इसलिए वो खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा। तो आप समझते हैं कि यूक्रेन का साथ ना देने के मामले पर अमेरिका की जो साख है या उसका जो बैन अवी सतह पर असर और रसूख है, उसमें कोई कमी आ सकती है? देखिए, जो मैंने पहले बात की वो ये है कि इसमें पाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, कोई भी मुल्क हो, उसके लिए एक सबक है कि जंग आपने लड़नी है अपने जोरे बाजू। दूसरे मुल्क आपको इखलाकी मदद दे सकते हैं, सफारती दे सकते हैं, कोई पैसा दे देंगे, कोई हथियार दे देंगे, लेकिन जंग आपने लड़नी। तो इसमें हुआ यही है कि अमेरिका का या यूरोपीय ममालिक का जो रवैया है वो ये है कि डायरेक्ट वो खुद शामिल नहीं हो रहे जंग में, और हर तरह बाकी की मदद वो पहुंचा रहे हैं। अब अगर किसी मुल्क को ये कबूल है तो वो तो ठीक है, वो उन पे भरोसा भी कर लेगा कि जी ठीक है, ये पैसा भी देंगे, बंदे भी भेजेंगे, और बंदे आर्मी नहीं भेजेंगे, ये अपने सिविलियन वॉलंटियर भेज देंगे, ये कोई और आ जाए, तो वो एतमाद नहीं करेगा। और दूसरा ये कि अगर ये किसी को समझ लग जाए कि ये अगर आ भी जाए हमारे मुल्क में, मदद कर भी दें, तो जो तबाही होगी वो तो इसी मुल्क की होगी ना जिसकी सरजमीन पे जंग लड़ी जा रही है। जी। तो वो लाजमन इससे बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको समझ लग जाएगी कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये रशिया के साथ अपनी दुश्मनी भुगताने के लिए हमें तबाह कर जाएंगे। तो बात यह है कि ये खेल असल जो हो रहा है उसको समझने की जरूरत है कि अमेरिका ये खेल चला क्यों रहा है। सही। रशिया ने अटैक किया, उसकी तो ठीक है, मजम्मत की जा सकती, लेकिन रशिया को अटैक इसी वजह से करना पड़ा कि अमेरिका ने सारे खतरात ला के उसकी दहलीज पे डाल उसकी दिए, सालमियत को एक तरह से चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिए। तो इस वजह से रूस उस लिहाज से दुरुस्त कर रहा है कि उसकी अपनी सिक्योरिटी हमेशा के लिए जेपरडाइज हो जाती। अगर यूक्रेन में आके नेटो बैठ जाता तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो जाती। तो इस वजह से उसने अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये काम किया है। अब वो बेशक उसकी इकोनॉमी पे असर आए, कुछ और आए, लेकिन लाजमन उसकी अपनी सर्वाइवल जो है वो उसके लिए ज्यादा अहम। बिल्कुल सही। जन साहब, हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है वहाँ पर यूक्रेन और रूस के दरमियान जो कशीदगी है, जंग है, इस पर बहस हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की, इस बहस में शामिल नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर अभी भी देखने में आ रहा है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग में अभी तक गैर जानबदार है। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन फैसला है या इस फैसले के कुछ मनफी असरात भी सामने आ सकते हैं? मेरा ख्याल है ये दुरुस्त फैसला है। मनफी असरात बिल्कुल आ सकते हैं, किस तरह के? लेकिन ये मनफी असरात जो है हो सकता है कि कुछ अर्सा आए फिर ठीक हो जाए। सही। और वो मनफी असरात ये हैं कि जो पाबंदियां लगी हुई हैं रूस पे, उसी किस्म की कोई छोटी मोटी पाबंदियां हमारे ऊपर भी लग जाएं। सही। हमें पहले बताया हुआ आईएमएफ में और फैटेफ एफएटीएफ में, में, हाँ। क्वाइट पॉसिबल कि एफएटीएफ में आपको ब्लैक लिस्ट में ले जाएं। बड़ा आसान है उनके लिए, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं। सही। लेकिन ये मैसेज जरूर जाना चाहिए इस कौम की तरफ से
कि हम आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं हैं, हम्म, हम आपके नौकर चाकर नहीं हैं कि आप जब जी चाहे कहें कि जी ये मजम्मत कर दें। ये तो चीज़ हमारे अपने लोग फाटा के जो थे उन्होंने नहीं मानी। हम्म, फाटा में जो टीटीपी बनी, तहरीक तालिबान बनी, वो इसी वजह से बनी थी कि वहां के लोगों ने कहा कि जनाब एक वक्त पे सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो आपने कहा जी लड़े, जहाद है। जी बिल्कुल। अमेरिका ने हमला किया तो अब कहते हैं जहाद नहीं है, ये दहशतगर्दी है, जो अगर आप जाएंगे आप तो उनके ये क्या साथ बात। मिलकर हमें मारना शुरू हो गया। तो हमें ये देखना है कि कश्मीर के मामले में या फलस्तीन के मसले पे इन मुल्कों ने कभी भी जारहियत को कंडेम नहीं किया, बिल्कुल। हमेशा जारहियत को सपोर्ट किया। तो फिर आज कौन सा ऐसा किस्सा आ गया कि हम इस जारहियत को कंडेम करना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को खुश करना है। सो ये अमेरिका की नाखुशी, कुछ नतज तो उसके आएंगे आपके ऊपर, हम्म, लेकिन ये कि अगर आपकी खारजा पॉलिसी एक दफा आजाद हो जाती है और तस्लीम कर ली जाती है आजाद पॉलिसी, तो फिर आपको इसके फवायद भी मिले। जन साहब, जब पाकिस्तान को अपनी मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरब की भी अगर हम बात करें या दीगर ममालिक की बात करें, उनके ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा, तो इसके होते हुए आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाकई आज़ाद हो सकती है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद तब हो सकती है 100%, जब आपकी इकोनॉमी आपकी ठीक हो। आपने देखा भी पिछले दिनों हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इशू की, जी बिल्कुल। उसमें वो चीजें हैं दी हुई जो कि आपको आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जा सकती हैं, वो हमने की नहीं। हम्म, मसलन आपकी फूड सिक्योरिटी, अगर आपको 20 लाख टन गंदम मंगवानी पड़ रही है रशिया से, जी। और अगर वो रशिया ना दे या रशिया के पास कुछ ना हो और मगरबी दुनिया भी ना दे, हम्म, तो इसका मतलब है आपके लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। हम्म, तो फूड सिक्योरिटी डिमांड करती है कि ये जो जरी मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी ज़राअत बड़ी मशहूर थी, हम्म, वो कम से कम खुराक के मामले में तो खुद कफील हो, बिल्कुल। ये गंदम क्यों कम पैदा हो। हम्म, तो ये वो चीज है जो कि एक हमें देखना चाहिए था, खुराक में हम खुद कफील नहीं। फिर कर्जे, जो मुल्क कर्जों पे जीते हैं, कर्जा देने वाले जो हैं वो आपकी फिर सॉवरेनिटी की परवाह नहीं करते। हम्म, हम एक तरफ तो उनसे हाथ जोड़ के कर्जा लें, दूसरी तरफ उनको जाके आंखें दिखाएं, ये छाती नहीं तान हो के सकता। खड़े हो जाएं, वो कैसे होगा। हम्म, तो ये मुश्किलात हैं। तभी मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसमें इनिशियली काफी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हो सकती हैं। खारजा पॉलिसी का आजाद होना बहुत बड़ी बात है, एक नेमत है, लेकिन वो नेमत आपको हासिल होती है जब आपकी फूड सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ठीक हो और आप कर्जों से आजाद एक माशियात जो है अपनी खुद चला रहे हैं। तो फिर आप आजाद फॉरेन पॉलिसी बनना, तो आप फॉरेन पॉलिसी को आजाद रख के फिर अपने लिए आजाद पैदा कर लें। सही। जन साहब, एक तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की बात करें तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है ये वाकई दूरअंदेशी पर मबनी है, और ये जो सबका हुकूमतों के अदवार थे उनकी निस्बत आप समझते हैं कि ये किसी न किसी हद तक इसको बेहतर करार दिया जा सकता है? बेहतर नहीं करार दिया जा सकता, वक्त के साथ साथ चीजें खराब हुई हम्म, और खराबी की बुनियाद जो है वो पीछे से चली आ रही है। हम्म, देखे ना, जो उनसे पहले हुकूमतें थी वो भी आईएमएफ से कर्जे लेती थी। बिल्कुल। उनके भी दौर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा था। हम्म, उनके दौर में भी हमारे कारखाने कई बिजली से, कभी बिजली ना होने की वजह से बंद हुए, कभी गैस ना होने की वजह से बिजली ना मिली, सही। कई मसाइल वक्त भी आए। हम्म, तो ये चीजें जो हैं ये एक्यूमुलेटेड हैं। आज हम ज्यादा बुरे हाल में इस वजह से हैं कि पिछली दो हुकूमतों ने करप्ट लोगों को बिठाया अदारों में। आज आपके अदारे बर्बाद, हम्म, वो फंक्शनल नहीं रहे, करप्शन आम हो गई। कोई आदमी इस करप्शन को खत्म ही नहीं कर सकता, जिन अदारों के जरिए करना है वो खुद करप्शन में मुलवस हो गए। हम्म, तो सिस्टम जो खराब हुआ है वो बिल्कुल उसके सारे जिम्मेदार हैं पीछे वाले। लेकिन अब ये है कि इस गवर्नमेंट ने दो तीन आम आदमी के लिए अच्छे काम किए, जो भी इन्होंने मसलन कीमत नहीं बढ़ाई पेट्रोल की, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है कि जी बिल्कुल। 10 रुपए कम है। इन्होंने सेहत कार्ड दिया, हम्म,
या इन्होंने एहसास प्रोग्राम चलाया, या अब ये कर्जे दे रहे हैं, कर्जा हफ्ता वगैरह। तो चीजें इन्होंने आम आदमी के लिए कुछ की हैं, हम्म, लेकिन ये बदकिस्मत इसलिए हाथ से थी, हुकूमत के चैलेंजेस इतने ज्यादा आए इनके सामने। कुछ तो इनकी अपनी गलतियां के बड़े वादे वईद इन्होंने कर दिए हम्म, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सही। तो वो वादे पूरे नहीं हो सके। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना आ गया, अब ये हम्म, यूक्रेन वाली चैलेंज आ गए। सही। मतलब कोरोना पड़े पड़ा हुआ है इस मुल्क के, पिछले पूरी दुनिया के पिछले 2 साल से जी। हम भुगत रहे हैं, हम्म, और पूरी दुनिया में महंगाई और बुरा हाल हुआ है। हम्म, लेकिन पाकिस्तान में आम आदमी को इस चीज की समझ नहीं, शऊर नहीं। हम्म, वो ये समझता है कि जी हुकूमत ही जिम्मेदार है, इनके वक्त में आके बड़ी महंगाई आ गई। तो इस तरह की मुश्किलात इनके दौर में इनको आई हैं, जो किसी और हुकूमत को नहीं थी। सही। तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लोग इन चीजों को इतना खंगालते नहीं, इतनी गहराई में नहीं जाते। सही। तो वो यही समझेंगे कि इस हुकूमत ने, जैसे ऑपोजिशन बड़ा हम्म, प्रोपेगेंडा कर रही है, ऑपोजिशन तो बार बार इस सारे खेल में पीटीआई की गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो हम्म, आम आदमी समझेगा कि वाकई शायद ये इस गवर्नमेंट का ही कसूर है। हम्म, तो उससे इनको मुश्किलात तो आई, सही। लेकिन ये है कि ये काम आगे भी चलेगा। कोई और भी पार्टी अगर हुकूमत बनाए तो वो ठीक नहीं कर सकती। सही। अच्छा जन साहब, बज़ाहिर तो हम देखते हैं कि पेट्रोल की जो मसनूआत थी उसमें पेट्रोल की में 10 रुपए की कमी की गई और कहा गया कि अब जब तक अगला बजट नहीं आता यही कीमत इसकी मुस्तहकम रहेगी। लेकिन अभी जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग के बारे में आप बता रहे थे कि हो सकता है, मुमकिन है, इसके इम्कानात हैं कि ये जंग तूल पकड़ सकती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हुई तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनके अंदर हमें एक अच्छा खासा इजाफा दिखाई दे रहा है। अभी तक पाकिस्तान पर इस जंग के कोई असरात नहीं आए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जैसे जैसे ये तूल पकड़ेगी तो इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। हम्म, ये आप देखेंगे कि ये अभी तो आपको मगरबी दुनिया ये कह रही है कि जी आप भी वोट दें, हम्म, हमारे साथ खड़े बिल्कुल। हों। लेकिन ये जो वक्त है, ये आप अगर वोट नहीं देते, इनके साथ नहीं खड़े होते, तो उसके बाद वो फिर रिटेलिएट करना शुरू करेंगे। सही। वो जो रिटेलिएशन है उसके इफेक्ट आएंगे। जैसे हम्म, हमें ये इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें मिला हुआ था सही। इसमें, ये यूरोपियन यूनियन में जी। एक्सपोर्ट के लिए हम्म, खत्म हो सकता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो आपको एक्सपोर्ट्स का मसला है। तो सही। डिफिकल्टीज मैंने जैसे कहा था वो आएंगी ठीक। इन इस सूरत हाल की वजह से। बिल्कुल सही। नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं साबिक ग्रीवेंसेस कमिश्नर और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा खोखर साहब, ये बताइएगा, गुज़श्ता कुछ दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके कोई 3 खरब रुपए जो हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की बात करें हम या मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों और स्टे आर्डर्स की वजह से वो रिकवरी नहीं कर पा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर आयद होती है, या फिर ये FBR के अपने मुतनाज़ा फैसले हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के चक्कर में ज़्यादा टैक्स आयद कर देते हैं, उतना बनता नहीं है, और वो जो मुतासरा कंपनी होती है या कोई फ़र्द होता है उसके पास अदालत में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो आपकी नज़र में इसका ज़िम्मेदार कौन है? जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पे बोलने का मौका दिया है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जी। जी। एक एस्पेक्ट वो है कि जो डिपार्टमेंट कोई डिमांड क्रिएट करता है, चाहे वो सेल्स टैक्स की है, फेडरल एक्साइज की है, कस्टम्स की है या इनकम टैक्स की है जी। जी। और उसके बाद वो जाके तो जो इंडिपेंडेंट फोरम पहला बनता है वो है एपलेट ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर लें तो अगर डिपार्टमेंट की डिमांड की हद तक जाएं तो बात कोई और तरफ निकलती है, लेकिन अगर एपलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर तरफ जाएं तो जो फिगर्स इस वक्त FBR की तरफ से आए हैं वो इतने फिगर्स हैं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर इतने इस फिगर्स के केसेस पेंडिंग नहीं है जी। फिर FBR की तरफ से ये फिगर क्यों दिया गया? मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने वो सारा फिगर्स इसलिए दिया है कि उन्होंने सारे जो एडजुडिकेटिंग फोरम्स हैं उनको इकट्ठा किया है, जिसके अंदर उनका पहला जो असेसिंग ऑफिसर है वो भी आएगा, फिर उसके बाद उनका जो कमिश्नर अपील है वो उसके अंदर आएगा, या कलेक्टर कस्टम्स आएगा, और फिर उसके बाद जो हायरार्की चलती है एपलेट ट्रिब्यूनल की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि जब वो शो कॉज करके तो उसके बाद एक फर्स्ट ऑर्डर करते हैं तो उससे एक डिमांड तो लॉ के अंदर क्रिएट होती है जी, और वो जो रेगुलर प्रोसेस है वो स्टार्ट उसके अंदर आ जाता है। मेरी इसके अंदर गुजारिश ये है कि ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसके हम दो अगर एस्पेक्ट्स कर लें। एक वो है कि जो रेगुलर एडजुडिकेशन के अंदर जाता है,
जो मैंने आपसे कहा कि वो जो एपलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर है, अगर हम उन केसेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएं तो उससे चीज़ें भी रिजॉल्व आएंगी और जो अदालतों के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, वो बोझ भी नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं इसके अंदर ये समझता हूँ कि जो वो उससे नीचे वाला एक फोरम है जिसे हम कमिश्नर अपील का नाम देते हैं, अब कमिश्नर अपील के अंदर भी अगर हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग बिठा दें तो वो जो एक उसकी न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। चूंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब वो फर्स्ट असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर करता है तो उसके बाद जो कमिश्नर अपील की तरफ जब जाता है तो बहुत सारे जो हमारे लॉयर्स हैं या टैक्स पेयर्स, उनका ये ख्याल ये है और किसी हद तक इनकी बात के वजन भी है कि कमिश्नर अपील भी चूंकि एफबीआर का एम्प्लॉय है और वो एफबीआर को ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इतने इंडिपेंडेंट फैसले जो है वो नहीं कर सकता। और इसी तरह जब ट्रिब्यूनल के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे भी दो कॉम्पोजिशन है, एक आपके अकाउंटेंट मेंबर्स हैं और एक आपके जुडिशियल मेंबर्स हैं। वहां पे भी एफबीआर की रिप्रेजेंटेशन है। तो वो इसीलिए जब लोग हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो इसी ग्राउंड के ऊपर जाते हैं कि जी चूंकि ये इंडिपेंडेंट फोरम नहीं है और हमें इंसाफ नहीं है तो इमीडिएट हमें रिलीफ चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो आर्टिकल 199 है उसके अंदर जो टाइम फ्रेम ये है कि 6 माह तक जो है वो स्टे दिया जा सकता है। यहाँ से वो एक और प्रॉब्लम स्टार्ट आती है, उसके अंदर ये है कि केसेस आपके इंस्टीट्यूट हो जाते हैं बट वहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो टैक्स पेयर भी स्टार्ट कर देता है और कोर्ट्स के पास भी चूंकि ओवर बर्डन चीजें आती हैं तो वो प्रायोरिटी में नहीं चलती और देर हास वो केसेस ऐसे ही लटकते रहते हैं और साल गुजर जाते हैं। तो इसका जो असल जो हल है वो ये है कि एक तो ये है कि जो फर्स्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उनका जो असेसिंग ऑफिसर है या वो जो डिपार्टमेंट का है जो डिमांड को बनाता है उसकी भी ट्रेनिंग आनी चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए कमिश्नर लेवल के ऊपर, उसे हमें डीसी लेवल के ऊपर या एडिशनल करेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर वाला जो मामला जो कमिश्नर है उसके अंदर हमें इंडिपेंडेंट लोग लेके आने चाहिए जिनका लॉ का बैकग्राउंड हो और डिपार्टमेंट के लोग ना हो। उसके बाद जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर हमें सारी जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो बदल के तो उसके अंदर हमें डाल देनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर्स बैकग्राउंड हो, उसके अंदर ऑफिशियल्स नहीं आने चाहिए ताकि उस इदारे की जो न्यूट्रलिटी है और उसकी इफेक्टिवनेस है वो भी उस चीज के अंदर आए। क्योंकि जो आपको पता है कि टैक्स के अंदर जो हाईएस्ट फैक्ट फाइंडिंग की अथॉरिटी है वो है एपलेट ट्रिब्यूनल। तो जब एपलेट ट्रिब्यूनल को आपने सारी चीजों पे कर दिया और ऊपर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इस एपलेट ट्रिब्यूनल को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट करने की, ट्रांसपेरेंट करने की और इसकी अपॉइंटमेंट कॉम्पोजिशन जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। वरना ये मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा और जो क्रेडिबिलिटी है वो भी जो है वो भी कम होती जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इससे होगा ये कि जो हमारे हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट का जो एपलेट वर्क इसके अंदर आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर, उसके अंदर भी मिनिमाइज आएगा और उनकी कंसंट्रेशन उस तरफ ज्यादा चली जाएगी कि जिससे चीजें टाइम लिमिट की तरफ बिल्कुल सही, लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो इम्पोर्टेंट है जिन टीयर्स को मैंने आपको गिनवाया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मॉनिटरी चीजों का 6 माह का टाइम डिफाइन किया गया आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 5 के अंदर, तो इसी तरह कमिश्नर और ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर जुरिसडिक्शन है उसके अंदर भी टाइम जो है वो डिफाइन किया जाना चाहिए ताकि उसके अंदर फैसले आए और उन फैसलों से ये आए कि ताकि जल्द जल्द लोगों की चीजें जो हैं वो रिजॉल्व हों, ना कि वो ऐसी चीजें कि जो पड़ी रहती हैं और उसके बाद अभी भी आप देखें, चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ कि 20-20, 25-25 साल के पुरानी जो हमारी असेसमेंट जो है यहाँ सेल्स टैक्स की डिमांड चल रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की जरूरत है और एफबीआर को अपना इंटरनल भी सिस्टम ठीक करना चाहिए और पार्लियामेंट को भी इस चीज का नोटिस लेके जो अगला फाइनेंस बिल आए उसके अंदर ये डिले वाला मामला है, ये स्टे वाला मामला है, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए, उसको इंडक्ट किया जाना चाहिए। सही। अच्छा खोखर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी एफबीआर को बड़े मुस्बत अंदाज के अंदर जो है खराज तहसीन पेश की है और उन्होंने कहा है कि एफबीआर ने रिकॉर्ड जो टैक्स था वो जमा किया था और हमारे पास जितने पैसे आएंगे हम उनको गरीबों के ऊपर जो है, गुरबा के ऊपर जो है उनके ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एफबीआर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करने के चक्कर में जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर रहा है। इस पर आपका क्या रद्द अमल है?
अच्छा, उसके अंदर ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो एप्रिसिएशन है बिल्कुल ठीक है, देनी चाहिए। जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर ग्रोथ जो है वो आई है और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन उसके साथ साथ जो दो चीज़ें आई हैं उसको ज़रा एवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि हमारी ग्रोथ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आ रही है या हमारी ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आ रही है, जो हमारी ड्यूटी टैक्सेस जो हमने लगाए हैं उसके अंदर आई है, या हमारा इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है उसके अंदर भी आया है। तो मैं समझता हूँ अगर तीनों चीज़ों को करके और हमारा टैक्स जो जीडीपी जो है वो इस वक्त 11-12 के दरमियान है, अगर हम उसको वैसे ही जो दुनिया के ममालिक दूसरे हैं उसको 16-17 तक भी हम ले जाएं तो हम जो IMF से कर्जा लेते हैं या चीज़ें करते हैं उसके अंदर जो है वो भी हमें नहीं जाना पड़ेगा और हमारे मामलात जो फाइनेंशियल है वो आसान रहेंगे जी। तो बजाय कलेक्शंस के ऊपर जोर देने के जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर या कस्टम्स ड्यूटीज के है, हमें हमारा फोकस करना चाहिए जो हमारा इनकम टैक्स एरिया है, ताकि लोग वो जो कमाते हैं उनके अंदर जो टैक्स नेट के अंदर आए। बाकी तो सारी चीजें जो बाहर से आती हैं उस पर भी आप पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान के आम आदमी जो है, जो अवाम है, वो उन तमाम चीजें जो बाहर से खरीदते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी दे रहा है, FED भी दे रहा है, मोबाइल कार्ड से लेके आपकी फूड आइटम्स तक जो है वो 17% टैक्स है, हर चीज के ऊपर टैक्स है। और ये बाज दफा फिगर ये आ जाता है कि जी हमारे बहुत कम लोग जो है वो 20 लाख का आता है कि हम 20 या 22 लाख का आ जाता है कि सिर्फ वो टैक्स अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हम सिर्फ जब स्पेसिफिक टुवर्ड्स इनकम टैक्स जाते हैं तो उस हद तक तो बात वो ठीक है, लेकिन एज ए जनरल टैक्स के ऊपर अगर अदरवाइज हर पाकिस्तानी 6,000 टैक्स अरब के देता ऊपर गया है तो वो इसका मतलब ये है कि सारे लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो लॉ के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिससे टैक्स पेयर जो है वो फेयर भी फील करता है, या बहुत ज्यादा प्रोसीजरल चीजें हैं उनको हटा के अच्छे तरीके के अंदर सिंप्लीफाई किया जाए, टारगेट ओरिएंटेड किया जाए। और उसके बाद जो है कि वो ये है कि जो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर चीजें जाती हैं हर एक शख्स को तंग न किया जाए, बल्कि कुछ जो क्लास है, जो सेगमेंट्स हैं उनको 5% तक किया जाए ताकि बाकी आप लोग करते रहें, और जिनको आप पढ़ें उन्हें वाकई जो है वो एग्जाम्पलरी किस्म की टैक्स पनिशमेंट दी जानी चाहिए ताकि दूसरे जो है वो इस चीज़ के एज ए डेटरेंस के तौर पे काम करें। सही, चलें हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। डिफेंस मैटर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन साहब, अगर हम अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जानब से हम देखते हैं कि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए जो है मौसर इंतजाम नहीं किए, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थी, इसलिए 55 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना भी आयद किया गया। तो आप समझते हैं कि ये जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 55 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना आयद किया गया है, ये इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया था उसका रद्द अमल हो सकता है? बात यह है कि उसका रद्द अमल हो या ना हो, एक चीज है कि अगर आपने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो फिर वो आपको लाजमन उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये एक गलती है जो हमें ठीक करनी चाहिए, और ये कोई आज की नहीं है। मैंने जो इसका पढ़ा है, देखा है, वो है कि 2015 और 16 का 2016 जी, और 2015-16 की यानी पुरानी बात है ये। अब ये कहते हैं कि हमने ये चीजें ठीक कर ली हैं। 2020 के बाद हमारा कोई ऐसा कानून नहीं हमने तोड़ा, 2020 के बाद सब ठीक है। सही। तो इनको केस लड़ना चाहिए, अमेरिका में बात करनी चाहिए उनसे कि ये पुराना किस्सा है, इसको जाने दें, और अगर फाइन को कम हो जाता है माफ हो जाता है तो वो हमारे फायदे में होता है कि क्या कर रहे हैं। सही। जन साहब, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये 2016 का केस है, एक पुराना केस है, उसको खोला गया और उसको जवाज बनाकर पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर 55 मिलियन डॉलर्स का जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। तो इसकी बुनियाद पर तो ऐसे लगता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक शायद ये फैसला कर चुके हैं कि रूस के साथ साथ वो पाकिस्तान को भी टफ टाइम देंगे। हो सकता है, देखें ना, वो मुतालबा कर रहे हैं आपसे कि जी आप रूस को कंडेम करें, आप नहीं करते, तो ये समझें कि जनाब आप रूस का साथ दे रहे हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि नहीं, हम रूस का साथ नहीं दे रहे, हम तो एक न्यूट्रल लोग, हम ये ना ही रूस के कदम को कह रहे हैं कि भी उन्होंने अच्छा कदम उठाया, ना हम कह रहे हैं कि बुरा कदम उठाया।
तो आप आर्गू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही बात है कि अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने आपसे आपकी मजीद मईशत को तबाह करना है तो वो करेंगे। हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका जाती है, जी। खासतौर पर टेक्सटाइल का बहुत माल जाता है अमेरिका में, हम्म, और पूरी दुनिया उनके पास खुली है। अगर वो आपसे बंद करके आपसे ना लें और बंद करके बांग्लादेश में ज्यादा लेना शुरू कर दें, इंडिया से लेना शुरू कर दें, किसी और मुल्क से, तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सपोर्ट कम होती है, वो भी आपका नुकसान होगा। तो ये चीजें तो होंगी। फॉरेन पॉलिसी वाले हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जी। उनसे मशावरत की गई थी इस मामले में। ये स्टांस लेने से पहले हुकूमत ने मशावरत की और उस वक्त सबने कहा कि हाँ जी, आपका स्टांस यही होना चाहिए, न्यूट्रल, और आपको रशिया के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। सही। अब सारा अगर सोच समझ के हमने कदम किया तो हमें भी पता होना चाहिए कि इसके मनफी असरात क्या आएंगे हमारे ऊपर, बिल्कुल सही। और हम वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, उसका हल क्या निकालेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये लाजमन इस पर सोच विचार हुई हो। जैन साहब, बज़ाहिर जितना पाकिस्तान के लिए मुश्किल एक फ़ैसला है कि रूस और यूक्रेन के हवाले से ख़ुद को गैर जानबदार रखे, इसी तरीके से ऐसा नज़र आता है कि हिंदुस्तान के लिए भी ये इतना ही मुश्किल है और बज़ाहिर वो भी गैर जानबदार नज़र आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मेरा अपना अंदाजा है कि शायद वो हिंदुस्तान को टारगेट न करें फिलहाल। हम्म, हालांकि हिंदुस्तान का मसला हमारे से भी ज्यादा गंभीर है, जी। इस वजह से कि हिंदुस्तान ना सिर्फ अमेरिका का एलाई है, जी। बल्कि वो लगातार अमेरिका को डिफाई कर रहा है। S-400 उन्होंने लिया था जी जब बिल्कुल। अमेरिका मना करता रहा। जी बिल्कुल, रूस से। अब उन्होंने ब्रिटेन आया था इंडिया में दिसंबर के महीने में हम्म, पिछले साल, जी। तो इंडिया ने उसके साथ नए हथियारों के एग्रीमेंट साइन किए। जी। इसका मतलब है कि अमेरिका की उन्होंने फिर परवाह नहीं की। सही। अब आके तो उन्होंने फिर पुतिन का साथ इस लिहाज से दिया कि पुतिन को कंडेम नहीं किया, रशिया को कंडेम नहीं किया। हम्म, तो इंडिया का केस जो है वो हमारी निस्बत ज्यादा सीरियस है, हम्म, लेकिन ना पहले अमेरिका ने कोई उनके खिलाफ एक्शन किया है, ना ही मेरा अंदाजा है कि आगे करेंगे, सही। क्योंकि वो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं चीन क्वाड के में खिलाफ। चाइना के खिलाफ। बिल्कुल। तो इस वजह से हो सकता है कि वो वक्ती तौर, अगर उन्होंने देखा कि इंडिया बिल्कुल ही हाथ से निकला हुआ, कुछ नहीं उनकी बात मान रहा, हम्म, तो फिर हो सकता है कि बाद में वो कोई इंडिया के खिलाफ भी एक्शन करें। अभी तक तो नजर नहीं आता कि वो कोई काम करेंगे इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल सही। जैन साहब, एक आखिरी सवाल। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उसके बाद जो नेटो ममालिक थे या बाकी हम यूरोपीय ममालिक की बात करें, मगरबी ममालिक की बात करें, उन्होंने रूस के ऊपर जो थी पाबंदियां आयद कर दी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बेलारूस ने जब रूस का साथ दिया तो उसको भी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। लेकिन चीन जो है उसके हवाले से अमेरिका या उसके इत्यादि जो हैं वो कोई जहराना कदम उठाते हुए नज़र नहीं आए। शायद उसकी वजह यह है कि चीन खुद एक मुस्तहकम मुल्क है और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या इसकी बुनियाद पर यह तो हमें नजर आता है कि जो भी मुल्क रूस का साथ देगा, यूक्रेन के खिलाफ खड़ा होगा, आने वाले वक्त में उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी मुल्क हो? देखिए, जहां तक चाइना का ताल्लुक है, जब चाइना ने रशिया से S-400 खरीदा था ऐसे 4 साल पहले, जी। तो चाइना के ऊपर उन्होंने कुछ पाबंदियां उस वक्त लगा दी थी। हम्म, तो चाइना के ऊपर कुछ पाबंदियां तो पहले से लगी। अच्छा। दूसरी ठीक। तरफ ये है कि चाइना के साथ उनकी ट्रेड उनकी बहुत है चाइना के साथ, और ट्रेड वॉर चल रही है दोनों मुल्कों की। जी। वो चाइना को उसमें ट्रेड में फंसाना चाहते हैं कि चाइना अपनी ट्रेड एक्सपैंड न कर सके। सही। तो ये वहां पे मसला, ये बहस उनकी, ये चीज चल रही है। हम्म, लेकिन चाइना फिर भी शायद सरवाइव कर जाए, क्योंकि चाइना ने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया। हम्म, जैसे चाइना भी अगर ताइवान के खिलाफ कोई कदम उठा लेता, जी। हमला कर देता, तो शायद चाइना की भी आज कंडीशन यही होती। हम्म, तो चाइना ने ये काम नहीं किया। तो उस लिहाज से चाइना और रूस को वो हो सकता है कि इकट्ठे दोनों को डील ना करें, हम्म, वो उनके लिए शायद मैनेज करना भी मुश्किल हो जाए। तो बारी बारी करें, अगर आज आज रूस को रगड़ा दे रहे हैं, कल हो सकता है चाइना को पकड़। सही। फिलहाल मेरा ख्याल है चाइना को वो नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शायद चीन जो है इसके ऊपर देखे और हो सकता है जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है इसी तरीके से चीन ताइवान के ऊपर भी कर दे। आपकी नज़र में इसके इम्कानात भी हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सही। उसकी वजह ये है कि ये जो चाइना की पॉलिसी है हम्म, वो बड़ी तहम्बल वाली, वेट एंड सी की है। हम्म,
और वो मेरा ख्याल है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे वो कुछ करेंगे। फिलहाल वो इस स्टेज पे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात करे। बिल्कुल सही। चलें जना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आज का डिफेंस मैटर्स आपने देखा। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।